हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू इन आवर सेशन। स्वागत है आपका आपके अपने इंग्लिश चैनल में। तो दोस्तों और साथियों और स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जो है आपको आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलते हैं बच्चों, हमारे आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का सेशन है सेकेंड चैप्टर, द साउंड ऑफ म्यूजिक, पार्ट 1। इवेलिन ग्लीनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। ये टॉपिक जो दिया हुआ है ये पार्ट 1 का, वो इवेलिन ग्लीनी के ऊपर दिया हुआ है। ये चैप्टर नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं बीहाइव की बुक से। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूज़िक, जैसा कि नाम से समझ आ रहा होगा आपको कि कुछ समथिंग म्यूज़िक से रिलेटेड है। इसमें ऐसा ही है, म्यूज़िक से ही रिलेटेड इसके दोनों पार्ट्स हैं। इसमें 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज़ अबाउट इवेलिन ग्लीनी एंड सेकेंड वन इज़ अबाउट बिस्मिल्लाह खान। इवेलिन ग्लीनी, बिस्मिल्लाह खान तो शायद आपने सुना होगा नाम, लेकिन इवेलिन ग्लीनी नाम नहीं सुना होगा क्योंकि ये हमारे इंडिया की नहीं है इसलिए। लेकिन ये टॉपिक है जो इवेलिन ग्लीनी को बताया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा इवेलिन ग्लीनी के बारे में। तो कौन है इवेलिन ग्लीनी, क्या करती थी वो, ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे और समझेंगे। तो चलिए आइए और समझते हैं इस चैप्टर को। इवेलिन ग्लीनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। ये जो राइटर है इनके, डेबोरा कोली, इन्होंने जो चैप्टर की हेडिंग दिया है वो विदाउट हियरिंग इट, मतलब आवाज़ को सुन लेती थी बिना सुने। ऐसा क्यों दिया है उन्होंने ये टाइटल, समझते हैं। Before you read, point 1. God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. चैप्टर का पहला पॉइंट जो आपको चैप्टर को समझाने में हेल्प करेगा वो क्या है कि भगवान ने शायद उसकी सुनने की क्षमता ले ली है। जो टाइटल दिया था उन्होंने, इवेलिन ग्लीनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, वो कुछ इसलिए था क्योंकि इवेलिन ग्लीनी जो है वो बहरी थी। ठीक है, उनकी हियरिंग एड ठीक नहीं थी। तो इवेलिन ग्लीनी के लिए बारे में बोला गया है कि भगवान ने शायद उनकी सुनने की क्षमता ले ली थी, लेकिन उनको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे दिया था। सुनने की क्षमता ले ली थी, दैट मीन्स कि वो कुछ बाय बर्थ ऐसी नहीं थी। बाय बर्थ तो वो ठीक थी, बट जैसे जैसे वो बड़ी हुई, थोड़ा एज पे आके वो अपनी सुनने की क्षमता जो है हियरिंग एड को खोने लगी। लेकिन भगवान ने उनसे उनकी हियरिंग एड तो छीन ली, बट क्या हुआ कि शायद उन्हें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो हम सुन सकते हैं, जिस आवाज़ को हम सिर्फ सुन सकते हैं, वो क्या कर पाती थी, सुन तो नहीं पाती थी, उसको फील कर पाती थी। और फील भी हम जैसा फील नहीं, जैसे हम लोग फील करते हैं वैसा फील नहीं कर पाती थी। वो हमसे भी ज़्यादा डीपली फील कर लेती थी उस चीज़ को। इसी वजह से वो म्यूज़िक को इतने अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाती थी। Point number 2. Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a successful story. आपको नीचे कुछ पर्सन्स के बारे में जो बताया गया है, आप देखिए, उनके पढ़िए कि कैसे उन लोगों ने उनके बारे में जानकारी निकाली, कि कैसे उन लोगों ने अपनी फ़िज़िकल डिसेबिलिटी क्या होता है बच्चों, जो हमारी बॉडी जितने भी हमारे पार्ट्स होते हैं, अगर वो उनमें से कोई भी एक प्रॉपर वर्क नहीं करता है तो वो हमारा फिज़िकल डिसेबिलिटी में इंक्लूड हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारा हाथ नहीं है, अगर हमारा पैर ठीक से काम नहीं करता, अगर हम बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, देख नहीं पाते, ठीक है, तो ये सारे हमारे फिज़िकल डिसेबिलिटी के पार्ट हो जाते हैं। ठीक, तो उन सारे पर्सन्स की लिस्ट दी गई है, दिखाया गया है आपको, जैसे कि ये यहाँ दिया हुआ है एक पिक्चर में चैप्टर के। तो वो आप देख सकते हैं कि उन सब के बारे में आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको कि कैसे उन लोगों ने अपनी फ़िज़िकल डिसेबिलिटी को लड़ते हुए, फ़िज़िकल डिसेबिलिटी के साथ लड़ते हुए अपने जीवन को उन्होंने एक सफल बनाया है, एक सफल व्यक्ति के रूप में अपने आप को साबित किया है। ठीक है, तो पढ़ते हैं इवेलिन ग्लीनी के बारे में। रश आर क्राउड्स jostle for position on the underground train platform.
रश आवर क्राउड्स मतलब कभी कभी कुछ घंटे ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है पब्लिक ट्रैवल्स जो होता है, पब्लिक व्हीकल्स पे ट्रैवल करने वाली जो पब्लिक होती है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वहाँ इकट्ठी हो जाती है, भीड़ रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मॉर्निंग टाइम होता है तो ऑफिस जाने आने वाला टाइम होता है ना, उस टाइम पे बहुत भीड़ रहती है। चाहे आप स्टेशन पे देख लीजिए जो जहाँ लोकल ट्रेन्स चलती हैं, चाहे आप बस स्टॉप पर देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, आपको क्या होगा वहाँ पे उस टाइम पे मॉर्निंग आवर्स में और इवनिंग आवर्स में जब ऑफ हो रहा होता है उस टाइम पे भी बहुत भीड़ देखने को मिलती है। तो सेम ऐसा ही एक घंटा था जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लोग धक्का मुक्की कर रहे थे अपनी पोजीशन के लिए, जिससे कि जो आने वाली ट्रेन है उसमें क्या है अपनी पोजीशन अपनी जगह बना लें, कहीं ऐसा ना हो कि वो ज़्यादा भीड़ की वजह से वो पीछे रह जाए। तो वैसे ही एक अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई थी। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स वॉज नर्वस येट एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। एक छोटी सी लड़की जो कि लगभग 17 साल से कम उम्र की लग रही थी, वो काफ़ी नर्वस थी, काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी। उसके फेस एक्सप्रेशन से पता चल रहा था कि वो काफ़ी नर्वस है, और नर्वस के साथ साथ वो एकदम से अचानक से एक्साइटेड भी हो गई कि जब उसने जो आने वाली ट्रेन थी, अभी तक ट्रेन आई नहीं थी जिसका वेट कर रहे थे लोग वहाँ पे, उस आने वाली ट्रेन की उसने वाइब्रेशंस जैसी फील कर ली ना, वैसे ही वो क्या हो गई, एक्साइटेड हो गई बहुत ज़्यादा। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. ये उसका पहला दिन था रॉयल प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन। प्रेस्टिजियस मतलब होता है बच्चों जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हो, जिसका बहुत ज़्यादा नाम हो, ठीक है। तो एक रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक नाम से एक एकेडमी थी लंदन में जो कि बहुत ज़्यादा फेमस थी, प्रेस्टिजियस थी, जो कि बहुत ज़्यादा नामी थी। उस एकेडमी में उसका पहला दिन था। कौन, किसका पहला दिन था? वही छोटी सी बच्ची जो कि ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी प्लेटफॉर्म पे, उसका पहला दिन था। और ये उसके लिए काफ़ी एक घबराने वाली बात है, और क्योंकि वो क्या थी, एक स्कॉटिश फार्म से थी, एक ऐसी टीनेजर थी जो कि स्कॉटिश फार्म से थी। स्कॉटिश फार्म मीन्स कि एक स्कॉटलैंड से आई हुई, ज़मीन से, स्कॉटलैंड की धरती से आई हुई लड़की थी। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट। जैसा कि आपने एकेडमी का नाम सुना, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन, दैट मीन्स कि वो म्यूज़िक से रिलेटेड एकेडमी होगी, ठीक है। तो ये जो छोटी सी म्यूज़िशियन थी, अभी यंग जो म्यूज़िशियन थी, उसको और सारे लोगों से ज़्यादा चैलेंज फेस करना पड़ा, बिकॉज शी वॉज प्रोफाउंडली डीप। क्यों? क्योंकि वो जो है वो बिल्कुल भी नहीं सुन सकती थी, वो बहरी थी। Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. इवेलिन ग्लीनी का जो लॉस ऑफ हियरिंग था, मतलब जो उन्होंने सुनने की क्षमता खोई थी, वो धीरे धीरे कम हुई थी, एकदम से ख़त्म नहीं हुई थी। एक्चुअली वो बिल्कुल बाय बर्थ बिल्कुल ठीक थी, और एक एज पर आने के बाद क्या हुआ, उनकी जो हियरिंग एड थी, सुनने की क्षमता थी, वो धीरे धीरे कम होती चली गई, रिड्यूस हो गई। ये बात उनकी माँ ने कब नोटिस करी? जब वो 8 साल की थी और उन्हें लगा कि उनकी बेटी अभी तो पियानो के लिए वेट कर रही थी बजाने के लिए, और उन्हें लगा कि शायद कुछ इसके साथ गलत हुआ है। उन्हें लग रहा था उस वक्त जब वो 8 साल की थी। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा ईगर थी, वो छोटी सी बच्ची 8 साल की बहुत ज़्यादा ईगर थी, पियानो बजाने के लिए बैठी हुई थी। उसकी माता जी ने उसको बुलाया, इवेलिन नाम लेके उन्होंने उसको बुलाया, बट इवेलिन ग्लीनी जो थी वो मूव नहीं करी अपना नाम सुन के। जैसा कि आम इंसान करता है, अपना नाम सुन के हम लोग देखने लगते हैं ना, किसने बुलाया हमें, सेम इन द केस उस बच्ची ने जो है मूव नहीं किया। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैडेंट। मुझे अचानक से लगा कि वो शी हैडेंट हियर्ड, सेज इसाबेल ग्लीनी, जो उनकी मदर थी, इवेलिन की मदर थी इसाबेल ग्लीनी। उन्होंने अचानक से उन्हें रियलाइज़ हुआ कि शायद उसकी बेटी जो है उनकी, वो सुन नहीं पाई है, उन्होंने सुना नहीं है उसको, उनकी आवाज़ को। फॉर क्वाइट अ वाइल
Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. कुछ समय तक तो इवेलिन जो है वो अपनी जो ये हियरिंग थी जो उनकी ख़त्म हो रही थी, जो बहरापन उनके शरीर में, उनके बॉडी पार्ट्स की वजह में जो है वो जो बढ़ रहा था उनका बहरापन, वो उसको क्या कर रही थी, कुछ टाइम तक तो छुपा पाई अपने दोस्तों, अपने टीचर्स से. But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. लेकिन वो इस काम को छुपाने में, इस बात को छुपाने में ज़्यादा दिन तक सफल नहीं हो पाई, क्योंकि जो उनकी हेडमिस्ट्रेस थी, जब वो 11 साल की हुई तो उनके मार्क्स जो है वो बहुत ज़्यादा डेटरियोटेड मीन्स होता है बच्चों, ख़राब हो जाना. उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा लो हो गए थे और उनकी जो हेडमिस्ट्रेस थी उनके स्कूल की, उन्होंने उनको, पेरेंट्स को उनको बोला, रिक्वेस्ट करी कि वो एक बारी इस बच्ची को स्पेशलिस्ट को दिखा ले. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. एक अचानक से उनकी नर्व, कान की डैमेज होने की वजह से, ये बात तब एक्चुअल में पता चली जब वो स्पेशलिस्ट के पास गए तब, कि जो इवेलिन ग्लीनी है उनकी जो सुनने की क्षमता है वो क्या हो रही है, काफ़ी प्रभावित हुई है. जो उनकी एक नर्व थी वो डैमेज हो गई है कान की, जिसकी वजह से वो नहीं सुन पा रही हैं. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. उसके माता पिता को ये एडवाइस दी गई कि वो अपने कानों में हियरिंग एड्स लगाएं. जैसा कि आपने बहुत सारे जो डेफ चाइल्ड होते हैं, डेफ पीपल होते हैं, उनको देखा होगा कि वो अपने कानों में एक मशीन लगा के रखते हैं. तो उसके पेरेंट्स को भी ये सलाह दी गई कि जो स्पेशलिस्ट थे उनके द्वारा, कि जो है आप अपनी बच्ची को वो हियरिंग एड्स लगाएं, प्रोवाइड कराएं. और इसको, ये अभी छोटी सी बच्ची थी 11 साल की मात्र, तो उसको जो है एक ऐसे स्कूल में डाल दिया जाए जहाँ पर जो बहरे बच्चों के लिए होता है. एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज इवेलिन. इवेलिन कहती हैं अचानक से सब कुछ क्या हुआ, सब कुछ अंधेरा अंधेरा छा गया, उनकी आंखों के सामने सब कुछ ब्लैक नजर आने लगा. ऐसा क्यों बोला उन्होंने, क्योंकि वो जो इवेलिन ग्लीनी थी उनको, वो अभी तक बहुत होपफुल थी. छोटा बच्चा है, बहुत सारे ड्रीम्स देखता है, हम ये करेंगे, बड़े होके हम ये करेंगे. लेकिन इवेलिन को क्या हुआ, अपनी इस ग्रोइंग एज पे अपने सारे ड्रीम्स पर पानी लगता हुआ नज़र आया. तो इस वजह से वो बेचारी बहुत ज़्यादा हताश हो गई, डिप्रेस हो गई और सब कुछ उन्हें ब्लैक ब्लैक नज़र आने लगा. बट इवेलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप. लेकिन इवेलिन जो थी वो हार मानने वालों में से नहीं थी. शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक. उन्होंने ठान लिया था कि वो एक नॉर्मल जीवन जिएंगी, जैसे कि साधारण लोग जीते हैं, और अपना जो उनका इंटरेस्ट है म्यूज़िक में उसको कायम रखेंगी. वन डे she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन उन्होंने नोटिस किया एक लड़की को जो जाइलोफोन बजा रही थी. जाइलोफोन की इमेज भी दी गई है बेटा, देखिएगा आप अपने पिक्चर में, आपकी बुक में भी आपको मिलेगी. ये लड़की जैसे कि जाइलोफोन बजा रही है, यही होता है जाइलोफोन, जो कि एक नीचे इंस्ट्रूमेंट होता है म्यूज़िकल, उसको हमें स्टिक की हेल्प से बजाना होता है, प्ले करना होता है. तो इवेलिन ग्लीनी को जो है उस लड़की को देख के, जो कि वो जो जाइलोफोन बजा रही थी, उसकी भी इच्छा, इवेलिन की भी इच्छा होने लगी कि वो क्या करे, वो भी ये चीज़, ये इंस्ट्रूमेंट बजाए. Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. ज़्यादातर टीचर्स ने उसको क्या हुआ, डिमोटिवेट किया, डिस्करेज किया. जब उसने बोला ना कि मुझे भी ये जाइलोफोन बजाना है, तो अभी वो डेफ वाले स्टूडेंट्स के जो वो होता है, स्कूल होता है, उसमें पढ़ रही है, तो ज़्यादातर टीचर्स ने उसको क्या कर दिया, डिमोटिवेट कर दिया कि नहीं, तुम नहीं बजा पाओगी, तुम ये काम नहीं कर सकती हो. लेकिन जो परक्यूशनिस्ट थे रॉन फॉर्ब्स, उन्होंने क्या किया, उसकी पोटेंशियल, उसकी क्षमता को, उसकी कैपेबिलिटी को पहचान लिया. He began by tuning two large drums to different notes. उन्होंने दो बड़े बड़े ड्रम्स को बजाना शुरू किया अलग अलग नोट्स पर. Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way, says
परक्यूशनिस्ट रॉन फॉर्ब्स। रॉन फॉर्ब्स ने क्या बोला कि मैं जो दोनों ड्रम्स बजा रहा हूँ, दोनों अलग अलग ट्यून्स पर बजा रहा हूँ, तुम क्या करो, इसको अपने कानों से सुनने की कोशिश ना करो, इसको किसी और तरीके से, ये जो दोनों बीट्स तुम्हें सुनाई दे रहे हैं, इनको किसी और तरीके से क्या करो, सुनने की कोशिश करो, फील करो, इनको समझो कि ये क्या, कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, क्या साउंड है इनकी, ठीक है। Says Evelyn, suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. इवेलिन कहती हैं कि अचानक से क्या होता है कि मुझे रियलाइज़ होता है, मुझे फील होता है, समझ आता है कि जो बड़ा वाला ड्रम था वो मैं अपनी कमर से, वेस्ट के ऊपर वाले हिस्से से फील कर पा रही हूँ, और जो छोटा वाला ड्रम था उसकी बीट्स मैं अपने वेस्ट के, कमर के नीचे वाले पोर्शन पे फील कर पा रही हूँ। Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. जो फॉर्ब्स थे, परक्यूशनिस्ट फॉर्ब्स, उन्होंने क्या किया, ये एक्सरसाइज उससे रिपीट कराई, काफ़ी बार उन्होंने रिपीट कराई, और थोड़ी ही टाइम में इवेलिन को रियलाइज़ हो गया कि वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से अपने डिफरेंट नोट्स को, म्यूज़िक नोट्स को वो फील कर पा रही है। I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. मैंने अपना दिमाग खोल लिया था, इवेलिन कहती हैं, मैंने अपना दिमाग और अपने शरीर के सारे हिस्सों को जो है अलाउ कर दिया था कि वो म्यूज़िक या साउंड वाइब्रेशंस को फील कर पाएँ, सुन पाएँ। कहानी तो नहीं सुन रहे, बाकी सारे बॉडी पार्ट्स तो फील कर सकते हैं ना। The rest was sheer determination and hard work. और बचा कुचा क्या था, जब उनकी बॉडी पार्ट्स सारा कुछ म्यूज़िक सुन पाती थी तो बचा कुचा क्या था, उनकी मेहनत पे डिपेंड करता है। द रेस्ट वॉज sheer determination and hard work, उनकी लगन और उनकी कड़ी मेहनत पर डिपेंड करता है। She never looked back from that point onwards. और उस दिन से इवेलिन ग्लीनी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। She toured the United Kingdom with a youth orchestra and by the time she was 16 she had decided to make music her life. वो यूनाइटेड किंगडम टूर पर गई एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ। ऑर्केस्ट्रा जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स एंड म्यूजिशियंस होता है जो कि सिंगिंग करते हैं, स्टेज परफॉर्मेंसेस देते हैं, ठीक है। तो वो लोग जो इवेलिन थी वो क्या करी, उन्होंने यूथ ऑर्केस्ट्रा की एक टीम थी, उन लोगों के साथ मिलके वो एक बार यूनाइटेड किंगडम गई, कुछ शो वगैरह के लिए गई होंगी, और 16 साल की उम्र तक उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो म्यूज़िक में ही अपना जीवन बनाएंगी, म्यूज़िक को ही अपना जीवन बनाएंगी। She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy. उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक का ऑडिशन दिया, इसका जिक्र हमारा फर्स्ट लाइन में हुआ था चैप्टर के, ठीक है। तो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक का पहला दिन था जब उनका, उसमें उन्होंने ऑडिशन दिया और हाईएस्ट मार्क्स, अब तक की रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक की हिस्ट्री में अभी तक किसी ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया था, किसी ने इतने अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं किए थे। हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करने वाली पहली जो इवेलिन ग्लीनी बनी। She gradually moved from orchestral work to solo performances. वो धीरे धीरे क्या हुआ, पहले सबके साथ मिलके रहती थी, गाना गाती थी, ऑर्केस्ट्रा के वर्क करती थी पहले, ठीक है, बट धीरे धीरे क्या हो गया, वो सोलो परफॉर्मेंसेस भी देने लगी, स्टार्ट कर दिया उन्होंने सोलो परफॉर्म करना। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स, उसका जो 3 साल का कोर्स था, उसके अंत तक, उसके एंड होते होते शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। उन्होंने जो है अधिकतर सारे के सारे जो टॉप अवार्ड्स थे वो अचीव अपने नाम कर लिए थे। एंड फॉर ऑल दिस, और इस सब के लिए एवेलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। एवेलिन ने कभी भी अपने आप को हीरो साबित करने की कोशिश नहीं करी है। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। अगर आप कड़ी मेहनत करोगे और आपको पता होगा कि आपको कहाँ जाना है तो आप वहाँ ज़रूर पहुँच जाओगे, एवेलिन का ऐसा कहना और मानना है। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, टू द वर्ल्ड्स मोस्ट, और वो सच में ही टॉप पे पहुंच गई थी, बिल्कुल द वर्ल्ड्स मोस्ट साउथ
after multi-percussionist with a mastery of some thousands instruments and hectic international schedule. और वो सच में ही एक जो बोलते हैं ना कि टॉप पोजीशन पे म्यूज़िक अकेडमी में या म्यूज़िक लाइन में टॉप पोजीशन पे वो पहुंच गई थी, उन्होंने अचीव कर ली थी, और दुनिया की सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली, सबसे ज़्यादा चाहने वाली जो है, जिसको बहुत लोग पसंद करने लगे, ऐसी मल्टी परक्यूशनिस्ट बन गई जो कि उन्होंने 1000 इंस्ट्रूमेंट्स में अपनी मास्टरी हासिल कर ली थी बजाने में, एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और उनका बहुत ज़्यादा हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल होने लगा. हैक्टिक मीन्स होता है बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाला. It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. Evelyn के फंक्शन को देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होता था बिना उसे सुने. यानी कि ये ऑडियंस की व्यूज़ थे कि जितना भी वो परफॉर्म करती थी उसको हमें सुनना नहीं होता था, बट बिना सुने भी हम उसके वो इंटरेस्ट जो परफॉर्मेंस होता था वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता था. In our 2-hour discussion, she never missed a word. हमारे 2 घंटे के बातचीत में हमारे किसके इवेलिन ग्लिनी और जो इस चैप्टर के राइटर हैं डेबोरा कोली, उन दोनों के आपस की 2 घंटे की बातचीत में इवेलिन ने एक वर्ड भी मिस नहीं किया. मैन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, शी लाफ्ड. वो हंस के कहती है इवेलिन कि जो आदमी, जिन आदमियों की बहुत ज़्यादा भारी भारी बियर्ड्स होती हैं, जिनकी काफ़ी दाढ़ी मूछें होती है, वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी देते हैं. इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज़ द होल फेस, स्पेशली द आइज़. मुझे सिर्फ लिप्स नोटिस नहीं करने होते हैं सुनने के लिए, मुझे क्या है पूरा फेस एक्सप्रेशंस नोटिस करना होता है इंसान को सुनने के लिए, ऐसा इवेलिन का कहना था. शी स्पीक्स फ्लोलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट. वो सिर्फ सुन नहीं पाती थी, बोल वो प्रॉपर पाती थी, ठीक है, वो एकदम से स्कॉटिश लैंग्वेज में जो है वो एकदम फ्रीली होके बोल पाती थी. माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, शी सेज. वो कहती है कि मेरी जो स्पीच है वो बिल्कुल क्लियर है, वो इस वजह से क्योंकि मैं जब तक 11 साल की थी तब तक पूरे तरीके से अच्छे से सुन पाती थी. बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज़. अगर वो स्कॉटलैंड से थी तो वो वहाँ की जो स्कॉटिश लैंग्वेज है उसको तो उन्होंने बेसिक से सीखा होगा, वहाँ एजुकेशन ली थी, ठीक है, लेकिन ये आज तक एक्सप्लेन नहीं हो पाया, ये आज तक पता नहीं चल पाया कि कैसे उन्होंने, जब वो 11 साल की हो गई उसके बाद वो उनकी हियरिंग एड चली गई थी, वो नहीं सुन पाती थी, कैसे उन्होंने उसके बावजूद फ्रेंच और बेसिक जापानीज़ में मास्टरी हासिल करी, ये आज तक कोई भी नहीं समझ पाया है. एज़ फॉर म्यूज़िक शी एक्सप्लेन्स, और म्यूज़िक की बात करें तो वो कहती हैं इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी. मेरे शरीर के कानों से बस मैं म्यूज़िक नहीं सुन पाती हूँ, बाकी पूरे शरीर के सारे बॉडी पार्ट्स से क्या होता है वो मेरे अंदर बॉडी में जाता है म्यूज़िक. इट टिंगल्स इन द स्किन, ये मेरे को स्किन पे फील होता है. माई चीक बोन्स, मेरे जो गालों की हड्डियाँ हैं इन पे फील होता है. एंड इवन इन माई हेयर, और इवन मैं अपने बालों में भी म्यूज़िक को फील कर पाती हूँ. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. जब वो xylophone बजाती हैं, जैसे कि ये बजा रही हैं यहाँ पे, तो उसका म्यूज़िक कैसे सुन पाती हैं, वो जो स्टिक उन्होंने हाथ में पकड़ी हुई है ना, उस स्टिक को जब वो साउंड वाइब्रेशन जो उस स्टिक की आती है, उस स्टिक से उनके फिंगर टिप्स में जब वो साउंड जाती है वो उसको वहाँ से फील कर पाती हैं. By leaning against the drums, she can feel the resonances flowing into her body. अगर वो ड्रम्स के साथ खड़ी हैं, ड्रम्स के साथ बजा रही हैं ड्रम्स को, तो वो जो उसकी वाइब्रेशंस है, उसकी धमक है, उसको अपनी बॉडी में फील कर पाती है. ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स. अगर वो कभी वुडन प्लेटफॉर्म पे चढ़ती हैं तो वो कभी हमेशा जो है अपने शूज़ को जो है उतार देती हैं, निकाल देती हैं, जिससे कि उनके जो वाइब्रेशंस हैं वो वुडन प्लेटफॉर्म से उनके पैरों के थ्रू उनके बॉडी में जा सकें. Not surprisingly, Evelyn delights her audiences. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है कि इवेलिन जो है वो अपने ऑडियंस को खुश करती थी. इवेलिन हमेशा जो है उनका ऑडियंस जो है उनसे खुश रहते थे.
इन 1991 में क्या हुआ, उनको जो है नवाजा गया किस खिताब से, रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी के सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से उनको नवाजा गया। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स। परक्यूशनिस्ट क्या होता है बच्चों, पहले भी ये वर्ड निकल के गया है। परक्यूशनिस्ट होता है जो वो बंदा जिसने मास्टरी हासिल कर ली हो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने में, ठीक है। जैसा कि आपने पीएचडी नाम सुना होगा, हम किसी भी सब्जेक्ट में जब पीएचडी हासिल कर लेते हैं तो हम हमारे नेम के आगे क्या है, एक वर्ड ऐड हो जाता है, डॉक्टर, ठीक है। उसी तरीके से म्यूज़िक लाइन में अगर आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बजाने में, उसको प्ले करने में अगर मास्टरी हासिल कर लेते हो तो उसमें क्या होता है, आपके नेम के आगे जो वर्ड होता है परक्यूशनिस्ट वो ऐड हो जाता है, ठीक है। तो एक और परक्यूशनिस्ट थे जेम्स ब्लेड, वो कहते हैं गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। फर्स्ट लाइन में पढ़ा था चैप्टर की कि भगवान ने शायद उसके सुनने की क्षमता ले ली है बट उसको कुछ और ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी दे दिया है। वॉट वी हियर शी फील्स, जिसको हम सुन सकते हैं वो उसको फील कर सकती है, महसूस कर सकती है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हमसे कहीं ज़्यादा तरीके से वो उसको फील कर सकती है। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली, और इसी वजह से वो म्यूज़िक को इतने अच्छे से फील कर पाती है। इवेलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कaholic। इवेलिन मानती हैं, एक्सेप्ट करती हैं कि वो कुछ क्या है, जैसे लत लग जाती है ना किसी चीज़ को, होलिक हो जाते हैं हम, किसी एडिक्ट हो जाते हैं किसी भी वर्क के, किसी भी चीज़ के, तो सेम इन द केस इवेलिन कहती हैं कि मैं भी क्या है, वर्कaholic हूँ। वर्कaholic मीन्स जिसको काम की लत लगी हुई है, काम की एडिक्ट है, वो हमेशा बिजी रहना चाहती है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे बस काम चाहिए होता है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, मैं हमेशा काम करती रहती हूँ और उन क्लासिकल म्यूजिशियन से भी ज़्यादा कड़ी मेहनत करती हूँ। बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन जो खिताब थे वो क्या हुए, इनॉर्मस, काउंटलेस थे, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते थे, उनकी मेहनत का उनको ये अवार्ड मिला। Apart from the regular concerts, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals। जो उनके रेगुलर कॉन्सर्ट होते थे उसके अलावा भी इवेलिन जो है वो क्या करती थी, फ्री कॉन्सर्ट्स देती थी प्रिजन्स और हॉस्पिटल्स में। जेल और जो अस्पताल होते हैं उनमें जाके इवेलिन जो है वो क्या करती थी, फ्री परफॉर्मेंसेस दिया करती थी। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। जो छोटे छोटे म्यूजिशियन होते हैं जो सीखने आते हैं अभी इस लाइन में म्यूज़िक को, उनको भी वो बहुत ज़्यादा, उनकी क्लास लेने में भी, उनको सिखाने में भी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देती थी। उनको हमेशा जो है वो प्यारे लगते थे, हमेशा पहले जो है उनको मोटिवेट करती थी, उनको सिखाती थी। एन रिचलिन ऑफ द बिथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज, एन रिचलिन जो बिथोवन फंड की जो मैनेजर थी, वो जो है वो फंड जो कि बहरे बच्चों के लिए बनाया गया था, वो हमेशा कहती हैं और सारे स्टूडेंट्स जो उनके चाइल्ड है वहाँ पे, उन सब से चिल्ड्रन से कहती हैं शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन। ये जो है वो एक इंस्पिरेशन है, एक मोटिवेशन है बहरे बच्चों के लिए, उन सारे बच्चों के लिए जो सुन नहीं पाते हैं। दे सी दैट देयर इज़ अ नोवेयर दैट दे कैन नॉट गो। वो बच्चे भी ये इसको देखकर ये सीख जाएंगे, ये समझ जाएंगे कि ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर वो लोग नहीं पहुँच सकते हैं। इवेलिन ग्लीनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट ऑफ पीपल ट्वाइस हर एज। इवेलिन ग्लीनी ने अपना ऑलमोस्ट अभी तक जितना भी उसकी एज थी, उस एज से ज़्यादा, उस एज में मान लीजिए अगर उसकी एज 20 है तो 20 साल की उम्र में जो भी उसने अचीव किया, बाकी और सारे जो लोग होते हैं 20 साल की एज में जितना अचीव कर पाते हैं उनसे डबल वो अचीव कर चुकी थी। इवेलिन ग्लीनी अपनी एज के साथ ही जो लोग हैं, अपनी एज के लोगों से डबल अपना अचीवमेंट्स ले चुकी थी। शी हैज़ ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। परक्यूशन क्या होता है बच्चों, जो इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने होते हैं ना, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो हमेशा जो है वो ऑर्केस्ट्रा में बैक साइड रहता है, सिंगर जो होता है वो परफॉर्म करता है और वही उसी पे फोकस रहता है, ठीक है। परक्यूशन पे, सारे परक्यूशनिस्ट पे कोई फोकस नहीं होता है। तो ये अकेली इवेलिन थी जिन्होंने परक्यूशन को ऑर्केस्ट्रा से अलग हटा के फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा लेकर आई, मतलब सिंगल परफॉर्मेंस दे के वो जो है उनका
उन्होंने ये शुरू किया ताकि जो है लोग जो है वो इस पर भी ध्यान दें, ठीक है, सिर्फ म्यूजिशियन पर ध्यान ना दें। एंड डेमॉन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और उन्होंने ये साबित कर दिया, दिखा दिया कि जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी सामने आ सकते हैं, सिर्फ इंसान ही, सिंगर ही जो है आगे आगे नहीं आ सकता है। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड पीपल, और उन्होंने उन सारे लोगों को इंस्पिरेशन दी जो कि हैंडीकैप्ड थे, अपाहिज थे। पीपल हु लुक टू हर एंड से, जो भी लोग उसको देखते थे, लोग जो उसको देखते थे वो यही कहते थे, इफ़ शी कैन डू इट आई कैन, अगर वो ये सब कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ, वो इतना कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट, और इतना ही नहीं, शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और वो अपने परफॉर्मेंस से उसने लाखों करोड़ों लोगों को जो है काफ़ी खुशियाँ दी हैं। दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, एंड आप लोगों को समझ आया होगा चैप्टर। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और साथ ही साथ बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।